जब भी हम भारत पर हुए आक्रमण, अत्याचारों और कत्ले आम के इतिहास की बात करते हैं तो हूणों, मंगोलों, अरबों और मुगलों की कहानियां सुनाई जाती हैं। मोहम्मद बिन कासिम, तैमूरलंग, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, बाबर, औरंगजेब और नादिर शाह जैसे वहशी दरिंदों के जुल्मों की दास्तान आज भी भारतीयों के रोंगटे खड़े करती है। मगर बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि भारत के हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने इससे भी खौफनाक और जालिम हुकूमत के जुल्मों को 19वीं सदी के प्रारंभ में झेला था, जिसके निशान और जख्म पीढ़ी दर पीढ़ी होते हुए गढ़वाली और कुमाऊनी मानस के भीतर आज तक भी मौजूद हैं। गढ़वाल में 11 और कुमाऊं में 25 सालों तक चला ये खूनी इतिहास नेपाल के गुरखा आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए अमानवीय अत्याचारों की एक दर्दनाक श्रृंखला है, जिसे उत्तराखंड पिछले 200 वर्षों से आज तक नहीं भूला है। और इस खूनी इतिहास को उत्तराखंडी समाज एक ही नाम से जानता है, और वो नाम है गोरख्यानी। नेपाल की गुरखा कौम गढ़वाली और कुमाऊनियों की तरह ही हिंदू पहाड़ी कौम रही है और हमेशा से उनके बीच रोटी बेटी के रिश्ते रहे हैं। लेकिन सच ये है कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में गुरखा सेना ने गढ़वाली कुमाऊनी समाज के साथ जो जुल्म की थी, ज्यादती की थी, वो एक इतिहास है। और ये कहानी जो 1790 से कुमाऊं में शुरू हुई थी और 1803 से गढ़वाल में शुरू हुई थी, गुरखा राज के अत्याचार की एक ऐतिहासिक तथ्य है और हम उससे मुंह नहीं छुपा सकते। उत्तराखंड के कुमाऊं में काली नदी के पार नेपाल राज्य की सीमा होती थी, जो गढ़वाल व कुमाऊं की तरह एक पर्वतीय राज्य है। इन तीनों राज्यों के बीच परस्पर वैवाहिक संबंध भी रहे हैं। 19वीं सदी में नेपाल में मगर जाति के राजवंश के गोरखा लोगों का अधिकार हो चुका था। 1790 के आसपास कुमाऊं में चंद वंश अपने सबसे कमजोर दिनों से गुजर रहा था। उस समय कुमाऊं में महेंद्र चंद का शासन था, जिसको 1788 में गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह की मदद से शासन मिला था। महेंद्र चंद भले ही कुमाऊं के 800 साल पुराने चंदवंश का उत्तराधिकारी था, मगर पिछले कुछ सालों से कुमाऊं में राजनीतिक उथल पुथल से राज्य बहुत कमजोर स्थिति में था और इस उथल पुथल के लिए एक शख्स सबसे अधिक जिम्मेदार था, और वो शख्स उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत व विश्व के इतिहास में भी अपनी कुटिल कूटनीति व अद्भुत राजनीतिक क्षमता के लिए कुख्यात होने वाला था। इस शख्स ने अपने जीवन काल में कुमाऊं में 5-5 राजाओं को बिठाकर नृपति निर्माता की ख्याति अर्जित कर ली थी, और यह शख्स था कुमाऊं का पूर्व प्रधानमंत्री हर्षदेव जोशी। सच ये है कि हर्षदेव जोशी या हरदेव जोशी अपने जीवन काल में ही एक मिथ बन चुके थे। उन्होंने कुमाऊं में 5-5 राजाओं को गद्दी से उतारा और 5-5 राजाओं को गद्दी पर बैठाया, और राजा महेंद्र चंद को, चूंकि गढ़वाल के राजा प्रद्युम्न शाह के भाई पराक्रम शाह के सहयोग से कुमाऊं में अल्मोड़ा की गद्दी में बैठाया गया था, जिसके हर्षदेव जोशी खिलाफ थे, और महेंद्र चंद को गद्दी से उतारने के लिए उन्होंने गुरखों को अल्मोड़ा पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया था।
हर्षदेव जोशी ने गढ़वाल, कुमाऊं या उत्तराखंड के इतिहास में सच कहूं तो एक कुटिल चाणक्य की भूमिका निभाई, जिसमें कई बार वो खलनायक भी साबित हुए। हर्षदेव जोशी ने महेंद्र चंद को हटाने के लिए गुरखों को आमंत्रित किया और गुरखों ने अमर सिंह थापा, शूरवीर थापा, जगजीत पांडे व बहादुर शाह के नेतृत्व में कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया और बड़ी आसानी से राजधानी अल्मोड़ा को कब्जा लिया। कुमाऊं में सत्ता पलटने के बाद हर्षदेव जोशी की नजर गढ़वाल पर थी। उसके कहने पर गुरखों ने गढ़वाल के सीमावर्ती इलाके लंगूरगढ़ के दुर्ग पर घेरा डाल दिया। लगभग साल भर तक गढ़वाली सेना गुरखों के सामने डटी रही, मगर गुरखे इस दुर्गम गढ़ को जीत न सके। तभी नेपाल पर चीनी आक्रमण की खबर आ गई और गुरखा सेना 1792 में वापस चली गई, यहाँ तक कि उन्हें कुमाऊं भी छोड़ना पड़ा। मगर नेपाल से चीन की संधि हो जाने के बाद गुरखा सेना वापस अल्मोड़ा लौट आई। इस बीच राजा महेंद्र चंद रोहिला नवाब गुलाम मोहम्मद खान की सहायता से अपने राज्य को वापस पाने के लिए एक छोटी सेना लेकर गोरखों से भिड़ने आया, मगर अमर सिंह थापा ने उन्हें परास्त कर दिया और 800 साल पुराने चंद वंश का शासन अल्मोड़ा से खत्म हो गया। कुमाऊं में गोरख्यानी शुरू हो गई। गोरखे दोबारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की कोशिश करते रहे और 1803 में जाकर इन्हें ये मौका मिल गया। 1803 के भाद्रपद में गढ़वाल में एक महाभूकंप आया था। भूकंप की तीव्रता इतनी भयावह थी कि राजधानी श्रीनगर समेत पूरे गढ़वाल में शायद ही कोई ऐसा भवन बचा था जिसे नुकसान न हुआ हो। स्वयं राजा का राजभवन भी इतना क्षतिग्रस्त हो चुका था कि वो निवास योग्य नहीं रह गया था। और दूसरी तरफ राजा प्रद्युम्न शाह अपने सौतेले भाई पराक्रम शाह के द्वारा विद्रोह को भी झेल रहा था। दरबारी व मंत्री भी कुटिल चालों में व्यस्त थे और धड़ों में बटे थे। ऐसे में अमर सिंह थापा, रणजोर थापा व हस्ती दल चौधरिया जैसे कुशल सेनापतियों के नेतृत्व में गुरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण इतना तीव्र और अचानक था कि एक तरह से कोई प्रतिरोध भी नहीं हो पाया और राजा को सपरिवार रातों रात अलकनंदा पार कर चंबा होते हुए देहरादून भागना पड़ा। बहुत से लोग बोलते हैं कि कोई नेपाल की राजकुमारी या नेपाल के ब्राह्मण प्रधानमंत्री की बेटी श्रीनगर के दरबार में थी बहू बनकर, और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद वो रोती धोती काठमांडू गई और उस गुस्से में नेपाल के सेना ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। हरिकृष्ण रतोड़ी जैसे कुछ इतिहासकारों ने भी इसका जिक्र किया है, पर तथ्यात्मक रूप से ये बात गलत है। सच ये है कि नेपाल बहुत पहले से उत्तराखंड पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था और इसी सिलसिले में उन्होंने कुमाऊं के राजनीतिक कमजोरी का फायदा उठा के 1790 में ही कुमाऊं पर अटैक कर दिया था और उसके बाद उन्होंने लंगूरगढ़ को घेरा डाला था और गढ़वाल को घेरने का प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त तो सफल नहीं हो पाए। और 1803 में जो श्रीनगर और गढ़वाल में महाभूकंप आया था, उसके बाद उन्हें मौका मिला और उन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण किया। इधर गुरखों ने गढ़वाल में अपना तांडव मचा दिया। असंख्य गढ़वाली पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया।
उनकी विधवाओं और युवा बेटियों को नेपाली सैनिकों व सेना नायकों ने अपनी वासना पूर्ति के लिए दासी बना लिया। छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। कई दुधमुहे बच्चों को ओखली में जिंदा कूट दिया गया। सैकड़ों गढ़वाली लोग गांव छोड़कर भाग गए। उधर राजा प्रद्युम्न शाह ने अपने मूल्यवान आभूषण व राज सिंहासन सहारनपुर में बेचकर लंढौर के गुजर राजा रामदयाल सिंह की सहायता से 12,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की। संकट के समय राजा के दोनों भाई पराक्रम शाह व प्रीतम शाह भी साथ में हो लिए। देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में प्रद्युम्न शाह की सेना का नेपाली सेना से सामना हुआ। भीषण युद्ध के बाद 14 मई 1804 को गढ़वाल नरेश खुड़बुड़ा के मैदान में शहीद हो गए। लगभग 1000 वर्षों से चले आ रहे गढ़वाल के पंवार राजवंश का सूर्य अस्त हो गया। प्रद्युम्न शाह के छोटे भाई कुंवर प्रीतम शाह को गुरखों ने कैद करके काठमांडू भेज दिया। दूसरा भाई कुंवर पराक्रम शाह भागकर अपने साले के पास नालागढ़ चला गया। युवराज सुदर्शन शाह को राजा के वफादार सभासदों ने ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र ज्वालापुर में सुरक्षित पहुंचा दिया। गढ़वाल भी कुमाऊं की तरह गोरखों का गुलाम हो गया और यहां से उत्तराखंड में गोरखों के राज का एक ऐसा दौर शुरू हो गया कि भारत के इतिहास में तैमूर, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह व औरंगजेब के जुल्मों की कहानियां भी छोटी हो गई। अब गोरखों का गढ़वाल में पूर्ण आधिपत्य था। संपूर्ण गढ़वाल कुमाऊं शोक में थे, लेकिन कुमाऊं में हर्षदेव जोशी और गढ़वाल में चित्रकार कवि मौला राम आनंदित थे। आखिर दोनों ने अपनी कौम से गद्दारी कर गुरखों का साथ दिया था। इसके बाद गुरखों ने हिमाचल के कांगड़ा तक संपूर्ण मध्य हिमालय को अपने अधिकार में कर लिया। गुरख्यानी के दौरान अब गढ़वाल कुमाऊं में गुरखों ने अपने नए कानून लागू कर दिए। कृषि पर लगान बढ़ा दिया गया। लगान इतना कि कई बार तो खेतों की कुल पैदावार से भी ज्यादा लगान हो जाता था। लोगों को अपने उत्सव और पर्वों पर भी कर देना पड़ता था। इसके अलावा घी कर, विवाह कर और प्रति परिवार मौ कर भी लगा दिए गए। गुरखा राज में प्राण दंड एक आम बात हो चुकी थी। जाति प्रथा भंग करने या विश्वासघात जैसे छोटे अपराधों के लिए भी प्राण दंड दे दिया जाता था। कोई महिला घर की छत पर नहीं चढ़ सकती थी। कई महिलाओं के स्तन तक काट दिए गए। इधर खेतों में उपज कम होने के कारण अधिकांश लोग लगान चुका नहीं पाए। उनके कर की वसूली के लिए गोरखों ने गढ़वालियों को हरिद्वार में लाकर दास बनाकर बेचना शुरू कर दिया और इस तरह से अपना कर वसूलने लगे। पूरे गढ़वाल से लाखों लोगों को लाकर हरिद्वार में बेचा गया। गढ़वाल के साथ कुमाऊं के भी कई इलाकों से कर न चुकाने के कारण कुमाऊनी लोगों को भी बेचा गया। 1814 में अंग्रेज प्रत्यक्षदर्शी जेबी फ्रेजर लिखते हैं कि गढ़वाल में आबादी न्यूनतम हो चुकी है, कृषि खत्म सी हो गई है। 2 लाख से ज्यादा गढ़वालियों को भेड़ बकरियों की तरह दास बनाकर बेच दिया गया है। जेबी फ्रेजर के अनुसार जब अच्छी गाय भैंस भी 15-20 रुपए में बिका करते थे, तब गढ़वाली लोगों को 8-10 रुपए में भी बेचा जाता था। प्रसिद्ध गढ़वाली इतिहासकार व गढ़वाल के मंत्री हरिकृष्ण रतुड़ी का कथन था कि धनिकों को लूटना और सुंदर स्त्री का सतीत्व नष्ट करना
गोरखों का स्वाभाविक काम था। सच तो यह है कि गोरखों ने गढ़वाल कुमाऊं के साथ जो जुल्म किया वो शायद नादिर शाह या औरंगजेब ने भी भारतीयों या हिंदुओं के साथ नहीं किया था। अंग्रेज प्रत्यक्षदर्शी एटकिंसन लिखता है कि गोरखों ने गढ़वाल पर ऐसे शासन किया मानो उनका उद्देश्य गढ़वाल को जनशून्य बनाकर जंगल बसाने का हो। कुछ लोग कहेंगे कि हमने डॉक्यूमेंट्री में ये क्यों बोला कि मुगलों से भी ज्यादा अत्याचार हुए। तो सच ये है कि कम से कम मुगलों ने हिंदुओं को इस तरह से दास बनाकर मंडियों में नहीं बेचा था। अगर आप 1803 से लेकर 1815 के बीच के गढ़वाल का इतिहास देखेंगे, उस वक्त के ब्रिटिश रेजिडेंट जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो बताते हैं कि हरिद्वार की गोरखा चौकी पर 2 लाख से ज्यादा गढ़वालियों को मानव मंडी में दास बनाकर बेच दिया था। और उस वक्त जब गाय भैंस की कीमत भी 15-20 रुपए होती थी, कई गढ़वालियों को 8-8, 10-10 रुपए में बेच दिया गया था। तो सच ये है कि गुरखा राज में उत्तराखंडियों के साथ, पहले तो गढ़वाली कुमाऊनी दोनों के साथ और उसमें भी विशेषकर गढ़वालियों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। और उनके इन अत्याचारों के सामने मुगलों के जुल्म, मुगलों के अत्याचार भी छोटे पड़ गए थे। ये अत्याचार वैसे तो पूरे उत्तराखंड में हुए, पर कुमाऊं में ये अत्याचार गढ़वाल के मुकाबले थोड़ा कम थे। गोरखों के जुल्मों ने कई जगह गढ़वाल में विद्रोह को भी जन्म दिया। जोशीमठ के पास बड़गांव के मतकोट के स्थानीय गढ़वाली प्रमुख ने गोरखों के एक सैन्य दल को चतुराई से एक कोठरी में बंद कर उनका वध कर दिया था। वह कोठी आज भी गुरखा उबरा कहलाती है। गढ़वाल में कई जगह विद्रोह की ऐसी घटनाएं हुई, मगर बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊं में इस तरह का विद्रोह नहीं हुआ। इधर भले ही मौला राम व हर्षदेव जोशी ने पहले गोरखों का साथ दिया था, पर अब वो भी गोरखों के जुल्मों से अपनी कौम को मरते देख स्तब्ध थे। दोनों ने अंग्रेजों व अन्य पड़ोसी राज्यों से इस अत्याचार से मुक्ति की प्रार्थना की। श्रीनगर से मौला राम ने काठमांडू में नेपाली प्रधानमंत्री भीमसेन थापा को लिखे एक पत्र में लिखा था, किसान के ना बीज बयल, पास नहीं कोड़ी, भागे सभी मधेश को, रैयत भई कनौड़ी। गुरखों के इस क्रूर शासन के दौरान इस बीच युवराज सुदर्शन शाह भी अपने राज्य को वापस पाने के लिए प्रयत्नशील था। उन्होंने अंग्रेजों से सहायता मांगी। इस बीच अंग्रेज पूरे भारत में स्थापित हो चुके थे और उनकी नजर भी अब हिमालय पर थी। नवंबर 1814 को युद्ध की घोषणा हो गई। अंग्रेजों का एक दल हिमाचल में मेजर अख्तर लोनी के नेतृत्व में अमर सिंह थापा के खिलाफ सतलुज किनारे अभियान के लिए भेज दिया गया। उधर देहरादून में जनरल गिलेस्पी के नेतृत्व में दूसरा दल भेजा गया। देहरादून के नालापानी में खलंगा में बलभद्र सिंह थापा के नेतृत्व में गुरखों ने दुर्ग बनाया हुआ था। अंग्रेजों ने 3000 सिपाहियों के साथ घेरा डाल दिया। दुर्ग में मौजूद 300-400 गोरखों ने बहादुरी से 1 महीने तक ब्रिटिश सिपाहियों को रोके रखा, मगर आखिरकार 30 नवंबर 1814 को गुरखों की पराजय हुई और नालापानी का दुर्ग धराशायी हो गया। उधर हिमाचल में भी अमर सिंह थापा परास्त हुए और कुमाऊं में भी गोरखों ने ब्रिटिश के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से गढ़वाल में 11 वर्षों व कुमाऊं में 25 वर्षों के अत्याचारी गोरखा शासन गोरख्याणी का अंत हुआ। अंग्रेजों ने बलभद्र शाह व साथियों की वीरता का सम्मान करते हुए खलंगा में उनका स्मारक बनाया, जो आज भी मौजूद है। खलंगा में
नेपाली समाज बलभद्र शाह की वीरता के उपलक्ष्य में उत्सव मनाता है और वहाँ मेले का आयोजन होता है। मेरा विरोध ये है कि जब बलभद्र शाह और उनकी नेपाली गोरखा सेना ने गढ़वाली समाज के साथ, उत्तराखंडी गढ़वाली कुमाऊनी समाज के साथ इस तरह के अमानवीय अत्याचार किए थे, उन्होंने जबरन राज किया था, जुल्म किए थे हम पर, तो आज हमारी ही धरती पर किसी को हमारी ही पराजय का, हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार करने वाले किसी वीर का उत्सव मनाने की इजाजत क्या हम दे सकते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदू पहाड़ी गोरखा भाई इस बात को समझेंगे और खलंगा में इस तरह के आयोजन कर गढ़वाली कुमाऊनी समाज का अपमान नहीं करेंगे। गढ़वाल को भले ही अंग्रेजों ने गोरखों से मुक्त कराया, पर गढ़वाली वीर लोहबागढ़ को उससे भी पहले गोरखों से मुक्त करा चुके थे और इसके बाद संपूर्ण कुमाऊं पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और राजधानी श्रीनगर समेत गढ़वाल के भी बड़े भूभाग पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और युवराज सुदर्शन शाह को एक छोटा सा टुकड़ा टिहरी रियासत के लिए दे दिया गया। ये सच है कि गोरखों ने गढ़वालियों व कुमाऊनियों के साथ नादिर शाही जुल्म किए, पर चूंकि वो भी नेपाल की एक हिंदू पहाड़ी कौम थी तो उन्होंने मंदिरों व धार्मिक स्थानों की अच्छी देखभाल की। गंगोत्री के वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार भी अमर सिंह थापा ने ही कराया था। इसके अलावा ये भी सच है कि अत्याचार गुरखों की सेना के सेनानायक व सिपाही कर रहे थे। यहाँ से कोसों दूर काठमांडू में नेपाल नरेश गीवाण युद्ध विक्रम शाह को इसकी भनक नहीं थी, नहीं तो हिंदू नेपाल नरेश कभी भी आम प्रजा पर ऐसे जुल्म की अनुमति नहीं देते। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1804 में खुड़बड़ा में कैद किए गए कुंवर प्रीतम शाह के साथ उनका व्यवहार। प्रीतम शाह जो गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह का सबसे छोटा भाई था, उसे खुड़बड़ा के मैदान में जब गुरखों ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया था तो नेपाल के राजा गीवाण युद्ध विक्रम शाह ने उन्हें भले ही अपनी कैद में काठमांडू में रखा, लेकिन उनको एक राजकुमार की तरह सम्मान दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार से ही एक राजकुमारी का, जो शायद उनकी भतीजी थी, विवाह प्रीतम शाह के साथ करा दिया। और जब सुदर्शन शाह को ब्रिटिश ने नेपाल की सेना को हराकर उनका गढ़वाल राज्य वापस दिया तो नेपाल नरेश ने प्रीतम शाह को आदर सहित, सम्मान सहित वापस टिहरी भेज दिया था। और ये कम से कम कुछ ऐसे सबूत हैं, ऐसे साक्ष्य हैं कि नेपाल नरेश गढ़वाल या कुमाऊं पर अत्याचार के पक्ष में नहीं थे। नेपाल नरेश या नेपाली समाज का उन अत्याचारों से कोई लेना देना नहीं था। जो भी अत्याचार हुए वो अत्याचार उस वक्त के गुरखा सेना नायकों ने निरंकुश होकर गए, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं से काठमांडू नेपाल की राजधानी बहुत दूर थी। आज उत्तराखंड में नेपाली मूल के हजारों लोग गढ़वाल व कुमाऊं दोनों जगह निवास करते हैं और ये गढ़वाली व कुमाऊनियों का बड़प्पन ही है कि वो पिछले इतिहास को भूलकर नेपाली समाज के साथ रोटी बेटी का भी रिश्ता रखते हैं। दरअसल ये सच भी है कि आम नेपाली समाज भी गढ़वाली व कुमाऊनियों की तरह एक पहाड़ी हिंदू कौम रही है। जो भी हो, पर यह सच है कि गोरख्याणी में गुरखा सेना द्वारा गढ़वाल व कुमाऊं पर किए गए उनके अत्याचार गढ़ कुमाऊं की धरती न तो कभी भूली है और न कभी भूल पाएगी।